हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्या लिखा था अपनों ने? डेट एंड टाइम शायद, है ना? हेडिंग चल रही थी अपनी डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन। और इसमें हमने शायद कुछ लिख भी लिए थे, जैसे एक तो नाउ, एक टुडे लिख लिया था ना ये, और एक लिख लिया था शायद डेट। टाइम भी, यानी चार लिख लिए है ना। ये चार फंक्शन हम लिख चुके थे। इनसे हम क्या कर रहे हैं, देखो दोबारा से एक बार जिन्होंने नहीं देखा। इससे हम डेट और टाइम, तत्काल डेट और टाइम, जैसे आज की दिन, अभी के दिनांक और समय इंसर्ट करेंगे दोनों। इससे हम सिर्फ डेट इंसर्ट करेंगे आज की। और आज की के अलावा अन्य कोई डेट यदि हमें डालनी है तो वो किससे डालेंगे? डेट से। और अभी के समय के अलावा कोई और समय डालना है तो किससे डालेंगे? टाइम से। अब मान लीजिए आपको ऑलरेडी कोई डेट दी हुई हो, क्या हो, डेट पहले से दी गई हो, और उसमें से बोले कि आप मंथ अलग करो, डे अलग करो, या ईयर अलग करो। जैसे आज क्या डेट है अपनी? 13। मान लीजिए ये डेट है आपके पास, जो आपको दी गई है किसी एक सेल में। अब इसे डेट से आपको क्या करनी है? ईयर को अलग करना है, मंथ को अलग करना है, और डे को अलग। तो कौन से फंक्शन होंगे? तो सिंपल है, ईयर के लिए ईयर फंक्शन है, मंथ के लिए मंथ फंक्शन है, और डे के लिए डे फंक्शन है। यानी कि देखिए, ईयर तो आउटपुट में क्या देगा हमें? ईयर को देगा। मंथ हमें क्या देगा? मंथ। और डे हमें क्या देगा? डे। इस डेट में से ईयर अलग करनी है तो ईयर फॉर्मूला लगा दो, मंथ अलग करना है तो मंथ लगा दो, और डे अलग करना है तो डे लगा दो। ये ईयर दे देगा, ये मंथ दे देगा, और ये डे दे देगा। सिंपल। बता रहा हूं। क्या लिखवा दिए? ये लिखवा दिए थे क्या तीनों? नहीं यार, यहां तक ही लिखवाए थे। हाँ, ये वाली बात कर रहे हैं। यानी चार लिख लिए थे हमने। ये हमारा हो गया जैसे पांचवा, ये छठवां, और ये सातवां। ऐसे ही समय के भी लिख लेना, सेम है। जैसे टाइम में से यदि मुझे आवर अलग करना हो, मान लीजिए हमने टाइम ले रखा है 10:20 मिनट 30 सेकेंड। इसमें से हमें मिनट अलग करनी हो, और इसमें से हमें सेकंड अलग करनी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका 10, इसका 20, और इसका 30। ये आवर हैं, ये मिनट हैं, और ये सेकंड है। बाकी अगले हेडिंग डालेंगे लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शन। लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शन। लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शन। सबसे पहला इफ फंक्शन।
इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक बार, थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन रख दें। देखो मैं इसका एक सिंटैक्स बना रहा हूं छोटा सा, पहले उसे समझें। इक्वल टू इफ, और यहाँ कोई कंडीशन है x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। अब यदि ये कंडीशन सही है तब तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो आपका परिणाम होगा। किस केस में? जब ये कंडीशन सही है। तो यहाँ जो कुछ भी लिखा है ट्रू के पास, ट्रू लिखा है तो ट्रू, या अन्य कोई भी चीज लिखी हुई है, वैल्यू है, नंबर है, कुछ भी, तो वही इसका आंसर होगा। और यदि ये कंडीशन गलत है तो यहाँ फॉल्स की जगह पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसका परिणाम होगा। ठीक है ना? ध्यान से दें, इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई होगी, एक कंडीशन दी हुई होगी। पहले हम उस कंडीशन को चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। सही है तब तो इस सही वाली जगह पर जो कुछ भी लिखा है वो हमारा आंसर होगा। और यदि ये कंडीशन गलत है तो जो गलत वाली जगह पर जो कुछ भी लिखा है वही हमारा आंसर होगा। यानी सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। ये सही है तब तो ये, और ये गलत है तो ये। अब उदाहरण लेते हैं एक, उससे समझो कि क्वेश्चन हमारे बनेगा तो कैसे बनेगा। जैसे देखो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, इक्वल टू इफ 10 ग्रेटर देन 20, 10 ग्रेटर देन 20, और यहां पर दे दिया, मान लीजिए मैंने राम, और यहां दे दिया श्याम। तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? श्याम। ठीक है ना? यदि मैं इस सिंबल को उल्टा कर देता, ऐसे कर देता, 10 इज लेस देन 20, तब आंसर क्या हो जाता? राम। सही है ना? क्योंकि इस केस में ये कंडीशन होगी गलत, और गलत के लिए आंसर क्या है? श्याम। और इस केस में ये कंडीशन होगी सही, तो सही के केस में आंसर क्या है? राम। आया नहीं आया समझ में? राम श्याम की जगह हो सकता है संख्या लिख के ही दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे सकता है। बस हमें ये देखना है कि ये सही है या गलत है। ये सही है तो पहला आंसर है, और ये गलत है तो दूसरा आंसर है। पल्ले पड़ी के सबके? तो उतारो। समझ नहीं आई हो दोबारा बोल देना। नहीं आई समझ? नहीं आई? चलो, मुझे लग रहा है चेहरे देख के। लिख लो एक बार। हाँ, हाँ, तो तुम बोलोगे नहीं तो अब कैसे पता चलेगा? ऐसे थोड़ी चलता है भाई, बोलोगे नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है ठीक है, पल्ले कुछ तो पड़ी रही होगी। लगा के देखे एक बार भी कि जो लिखा है कम से कम इसको मैं अप्लाई करके देखूं सीट में, मोबाइल में। वो नहीं देख सकते है ना सर? लिख लिया वो ही काफी नहीं है क्या? तो फंक्शन स्टार्ट ही मैथ फंक्शन से ही हुए, उसमें सम भी समझ में नहीं आया क्या? सम यानी जोड़ना। अब ये तो भाई मेरी गलती थोड़ी, अब आना तो तुम्हें पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, इसमें देखो कोई ऐसा साइंस नहीं है अलग से, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी चीज है। हमें ये पहचानना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब ये पहचान करना आपका काम है। मुझे तुम इतना सा बता दो, ये कंडीशन मैं कह रहा हूं गलत है, गलत क्यों है? हाँ गुड़िया, नहीं पता? अरे भाई, हम यहाँ इस चिन्ह का मतलब क्या है कि 10 बड़ा है 20 से, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इस चिन्ह का मतलब यही तो है कि 10 बड़ा है 20 से। अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 10 कभी 20 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो गलत। सही है ना? अब गलत है तो कौन सा आंसर हो गया? लास्ट वाला। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि 10 छोटा है 20 से, बिल्कुल सही है, 10 तो छोटा ही होता है 20 से, तो सही है तो पहले वाला आंसर। मैं सिर्फ इतना सा बोला है आपसे कि आप इस कंडीशन को पहचानो। यदि ये सही है
तब तो पहला ही आपका जो कुछ भी लिखा हुआ है, पहले में ट्रू लिखा है, राम लिखा है, श्याम लिखा है, मोहन लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है वही आंसर है। और यदि ये कंडीशन गलत है तो दूसरी जगह पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वही आंसर है। कुछ भी हो सकता है ना। अब आपको यदि यही पता नहीं चल रहा है कि ये सही है या गलत है, तो आंसर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इन चिन्हों को पहचानो। पहले देखो, जिनको नहीं पता वो देख लो, इधर चिन्ह हो सकता है किसी को चिन्हों का भी नहीं पता हो। मैं कह रहा हूं x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x बड़ा है y से। अब मैं कह रहा हूं x लेस देन y, इसका मतलब हो गया x छोटा है y से। अब मैं बोल देता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो इसका मतलब हो गया x या तो बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक तो है। तो दोनों में एक भी है तो सही है, और एक भी नहीं है तो गलत है। x लेस देन इक्वल टू वाई, अब x या तो छोटा है या बराबर है, और बिल्कुल ही x इक्वल टू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x और y क्या है, बराबर है। सही है ना। अब एक उदाहरण और लो, अब तुम खुद पहचान करोगे सही है या गलत है। x बराबर y बराबर 20 हो तो निम्नलिखित फंक्शन का परिणाम होगा। ये क्वेश्चन आ गया आपके। निम्नलिखित फंक्शन का परिणाम होगा। अब फंक्शन देखिए, इक्वल टू इफ x लेस देन इक्वल टू वाई 10 और यहाँ पर 20, ये लो। अब आंसर तुम बताओगे, आंसर क्या होगा। दस, बिल्कुल सही, क्योंकि ये कह रहा है x या तो बड़ा है या बराबर है। अब हम देख रहे हैं बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, वैल्यू हमें दे रखी है, और दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बराबर वाली सही होगी ना, तो कोई भी एक सही हो जाए हमारे लिए वो सही है। अब सही है तो आंसर क्या होगा, 10। यदि ये गलत होता तो 20, इतना सही है। ट्रू था इसलिए इसका आंसर हो गया 10। सिंपल सा। यदि इसमें मैं ये इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाता तो आंसर क्या हो जाता, 20। भाई इसी को लिख ही देता हूं लो, इक्वल टू इफ, यदि मैं इसको सिंपल ऐसे लिख देता, ये लो 10 और ये लो 20, अब आंसर 20 हो गया, क्योंकि x बड़ा नहीं था इसलिए आंसर क्या है, 20। अब बताओ आया कि नहीं आया अब समझ में। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आएगा। अब ध्यान ही नहीं दोगे, बातों में ध्यान रखोगे, थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाओगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर इतना सा ही कहता है कि एक क्लिक जिंदगी बना सकता है और एक क्लिक जिंदगी बिगाड़ सकता है। अब क्लिक कहाँ कर रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है। उतारो। यही जितने भी हम उदाहरण लिखते हैं ये क्वेश्चन ही है। अब तक जितने भी उदाहरण लिखे हैं सब क्वेश्चन है। अब तुम न्यूट्रल मोड में बैठे रहते हो तो मुझे तो यही लगेगा ठीक है, पल्ले पड़ रही है तभी शायद इतने शांत बैठे हैं। बोला करो, मैंने फर्स्ट डे से बोला है, बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू बातें जरूर तुम कर सकते हो लेकिन पूछ नहीं सकते। तो उन बातों की जगह पूछ लिया करो यारो। अब एक क्वेश्चन और लिखूंगा इसी का, हेड कांस्टेबल का, जो हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। और भी एक एग्जाम में और आया था, अब याद नहीं है वो कौन सी, यानी 2 एग्जामों में अब तक वो एक ही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है इसी में से।
ऑप्शन तो देख ले दादा, है जल्दबाजी अच्छी नहीं रहती, ऑप्शन देख ले थोड़ा। अब बताओ, मतलब अब पल्ले पड़ गए सबके हैं। आप देखो कैसे आया ऐसे। भाई तीन वैल्यू हमें दी गई है, तो तीनों वैल्यूओं के लिए हमें चेक करना है। सबसे पहले आप रखो x की जगह पर क्या, 75, या हम 75 रख देते हैं x की जगह पर, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, गलत। सही है ना भाई, 75 कभी भी 100 से बड़ा नहीं हो सकता, तो गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ए स्टार। दोबारा भी देखते हैं, यहाँ 75 की जगह हमने क्या रखा, 100, तो 100 भी कभी भी 100 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस केस में भी ये कंडीशन क्या होगी, गलत, तब भी आंसर क्या रहेगा, ए स्टार। यानी दोनों लगातार क्या हो गए, ए स्टार। और तीसरे केस में कंडीशन हो जाती है सही, तब आंसर क्या आएगा, तो आंसर इसीलिए हमारा क्या हो गया, सी। उतारो। तो ऐसे आते हैं उदाहरण में, तो बहुत सिंपल दे देता हूं तुम्हें। अब देखिए, यदि कंडीशन के अंदर हम कोई कंडीशन लगा दें, एक छोटा सा नोट डाल के लिख लेना, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल भी आ जाता है कभी कभी, कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना नेस्टेड कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड कंडीशन कहलाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, नेस्टेड कंडीशन किसे कहते हैं, तो यानी एक कंडीशन पहले से लगी हुई थी, उसके अंदर एक और घुसा दी, तो एक के अंदर एक, उसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड। शब्द पकड़ लेना कौन सा है, नेस्टेड कंडीशन। अब कैसे लगाते हैं वो देखो, इक्वल टू इफ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, राम if 20 is less than equal to 30, श्याम और मोहन। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन में कितनी कंडीशन है, दो। कितनी कंडीशन है, दो। तो ऐसी जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, अब इसको हम किस नाम से जानेंगे, नेस्टेड कंडीशन। किस नाम से, नेस्टेड के नाम से। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वही तरीका है, सही गलत वाला वही ध्यान देना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर 1 कंडीशन। कौन सी, नंबर 1, कि नंबर 1 सही है या गलत है, बताओ सही है या गलत है, गलत है। तो जब पहली गलत हो, जब पहली कंडीशन गलत हो, तभी हम किस पर जाएंगे, दूसरी कंडीशन पर। किस केस में दूसरी कंडीशन पर जाएंगे, जब पहली गलत हो, और यदि पहली सही हो गई तो राम, पहली सही हो गई तो उसके साथ जो लिखा हुआ है वो हमारा आंसर है। जैसे ये सही है तब तो आंसर ये हो गया, और ये कंडीशन यदि गलत है तो हम कहां चलेंगे, दूसरी कंडीशन पर। ठीक है ना। फिर वापस दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। सही है, तो सही के केस में हम क्या कर रहे थे, पहले वाला हमारा आंसर, और गलत के केस में दूसरा वाला हमारा आंसर, यही तो कर रहे थे। तो अब मुझे तुम बताओगे कि आंसर क्या है, श्याम। इस फंक्शन का आंसर क्या होगा, श्याम, क्योंकि दूसरी कंडीशन सही है।
अभी भी कोई ऐसा पता हो जिसको ये सही गलत पता नहीं चल रहे हैं तो बता दे, और पता चल गए तो उतार ले। इसका आंसर होगा श्याम। सही से। यानी इफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अब कर दोगे सारे, है ना। फिर से सारा ध्यान इधर देंगे। साइंस हो चुकी है क्या आपके? साइंस सिलेबस में तो है ना दिल्ली पुलिस, पढ़ चुके? चल रही है उसमें। लॉजिक गेट पढ़ लिए क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़े, चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए इधर देख लो। साइंस में तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन यहाँ पे देख लो। ये हमारा नंबर दूसरा फंक्शन भी है, इसमें 3 लॉजिक गेट है हमारे, तीनों को एक साथ देख लेना। एक तो है आपका एंड, एक है और एक है नॉट। 3 बेसिक गेट होते हैं, बाकी इनसे और बहुत सारे गेट बनाए जा सकते हैं, नैंड, नॉर, एक्सॉर, बहुत सारे, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमारे लिए अभी कितने काम के हैं? 3। ठीक है, ध्यान रहे ये काम करता है गुणा की तरह। किसकी तरह? ये काम करता है जोड़ने की तरह। उदाहरण के लिए कैसे करता है वो भी बताएंगे। और ये काम करता है टोंगल यानी अपोजिट। कैसे? अपोजिट, या इसको बोलते हैं टोंगल। टोंगल एक हमने एमएस वर्ड में शब्द भी पढ़ा था, टोंगल केस। क्या कर रहा था वो? एमएस वर्ड में केस आए थे, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोंगल, ऐसे 5 तरह के। हाँ, छोटे अक्षरों को बड़ा करता है और बड़े अक्षरों को, ऐसे ही तो कर रहा था वहां पर, इसलिए हमने लिख लिया था जस्ट अपोजिट। यदि पहले अक्षर बड़ा है तो उसको छोटा कर देता था, और छोटा था तो उसको। अब ये क्या करता है कि यदि कंडीशन सही है तो गलत बताएगा, और गलत है तो सही बताएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोंगल या अपोजिट। ठीक है ना। क्या हम कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं एक इनपुट लिया x, एक इनपुट लिया y, और आउटपुट क्या दे रहा है मुझे? z। इनपुट में मैंने वैल्यू ली यहां पर 0 0 1 1। आउटपुट, एक इनपुट में मैंने वैल्यू ली 0 1 0 1। ठीक है ना। यदि इनको मैं गुणा करवाता हूं, क्योंकि z बराबर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? x गुणा y। तो 0 गुणा 0, 1 गुणा 0, 1 0, और 1 और 1 1। सही है ना। यानी कि हमें जो रिजल्ट है वो 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या हो? 1 हो। सही। इससे ये समझ में आता है, नहीं हर कंडीशन में क्या है रिजल्ट? 0। सिर्फ 1 कब है? जब दोनों इनपुट क्या हो? 1 हो। अब ध्यान रहे तो हमने बीच में एक जगह लिखा था कि कंप्यूटर में ट्रू को तो बोला जाता है 1। ट्रू के लिए हम क्या लिख रहे थे? 1, और फॉल्स के लिए क्या लिख रहे थे? 0। बीच में हमने फंक्शन भी लगाए थे, उसमें ये वैल्यू ली थी कि यदि फंक्शन के बीच में यदि आपको ट्रू लिखा मिल जाए तो क्या लिखोगे उसकी जगह, और फॉल्स लिखा मिल जाए तो उसकी जगह। यदि मैं यहां पर ये कहूं कि इस गेट में, एंड गेट में
परिणाम ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट ट्रू हो। बोल सकता हूं क्या? क्योंकि इनपुट एक ही जगह ट्रू मिल रहा है, ट्रू का मतलब 1, बाकी हर कंडीशन में क्या मिल रहा है? फॉल्स। कह सकता हूं ऐसे भी, यानी 0 1 की जगह अब मैं क्या बोलूंगा? ट्रू और फॉल्स। बात एक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर? और गेट पर। सेम इनपुट, बस आउटपुट बदलेगा। जेड बदल देता हूं मैं इसके लिए। अब यहां पर मुझे जेड बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, जोड़ो भाई एक्स और वाई की वैल्यू को। 0 और 0 को जोड़ूंगा तो 0, 0 और 1 को जोड़ूंगा तो 1 और 0 को जोड़ूंगा तो, और 1 और 1 को जोड़ूंगा तो, अब यहां 2 नहीं होता है बस, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, उसके लिए 2 के कोई मायने नहीं है। तो यहां भी हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1। ये बात और ध्यान रखनी है, मैथ की तरह 2 नहीं करना है, क्या करना है? 1। यानी कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंक जो होता है वो क्या होता है? 1। ये सफ़ेद टी शर्ट कॉर्नर वाले को जो वैसे ही बहुत दिनों में आए, समझ में उनको शुरू से नहीं आया है, तो कृपया मोबाइल रख दें, है ना? नहीं बाहर बैठ के मोबाइल चलाएं, वो समझ में आज तक नहीं आया तो अब क्या खाक आएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। समझ में तो मुझे पता है, बताओ क्या आया समझ में? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैथ फंक्शन उल्टे हमने सबसे आसान फंक्शन शुरू में ही पढ़ लिए। मिनिमम समझने वाला था क्या? क्या था उसमें? सबसे छोटा मान। मैक्सिमम सबसे बड़ा मान है। सम एस क्यू वर्ग करके जोड़ना, सबसे आसान ही वही थे दादा, ठीक है। लेकिन वो है कि आपका ध्यान जब मोबाइलों से हटे तो फिर इधर कुछ पल्ले पड़े। अब मैंने ये क्यों लिखा है बन बता दो, चलो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम बता दो। बोलना मत भाई पीली टी शर्ट, ये बन कैसे आया बता दो। अब बताओ, ऐसे होनहार स्टूडेंट हैं क्लास में, है ना? तो यहाँ शकल पे हमारे पे कुछ ऐसा सी टाइप कुछ लिखा हुआ नहीं होता, पता सब होता है, लेकिन हमें ये लगता है बाहर में जान दो, फीस जमा हो ही गई है, पढ़ेगा तो नौकरी लग जाएगा, नहीं तो हमें क्या है, दोबारा फिर कहीं ना कहीं धक्के खाएगा। क्योंकि तुमसे बहस करने का मतलब है समय बर्बाद करना, ज्ञान देने का मतलब है समय बर्बाद करना। तो शायद तुमने देखा होगा मैं क्लास में चुपचाप पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। सही है गलत है? अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसका यूज करना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। अपना 1 घंटा फिक्स, पेमेंट फिक्स, काम तैयार। नुकसान किसका? आप लोगों का। अब ये है, जिसका भी है मतलब स्टूडेंट सब है, जो नहीं पढ़ेगा उसका नुकसान है, टीचर का ध्यान रखना, कभी कोई लॉस नहीं है। आइए वापस, कोई बात नहीं, इधर आइए, दोबारा देख लें। यहां हम गुणा कर रहे थे और यहां जोड़ रहे थे, और जोड़ने में हमें 1 और 1 को 2 नहीं करके क्या करना है? 1 ही करना है, ठीक है ना? यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि हर कंडीशन में परिणाम ट्रू है। फॉल्स सिर्फ तभी है जब दोनों इनपुट क्या हैं? फॉल्स हैं, 0 0 फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स हैं तभी परिणाम फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। यानी मैं 0 की जगह फॉल्स बोल रहा हूं और 1 की जगह ट्रू बोल रहा हूं। सही। अब दूसरा देखो, कौन सा गेट है? नॉट गेट। इसमें क्या है? इनपुट एक ही होता है, इसमें इनपुट एक ही होता है और एक ही आउटपुट। यहां इनपुट कितने थे? 2, एक्स और वाई। यहां एक ही है, या तो एक्स ही ले लो या वाई ले लो। तो इसका जो जेड होता है वो होता है, जैसे मान लो मेरा इनपुट है एक्स, तो ये होगा एक्स बार। बार का मतलब उल्टा मैथ में। तो जैसे मैं कहता हूं इनपुट में मैंने दिया 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। और यदि इनपुट में दिया मैंने 1 तो आउटपुट में क्या मिलेगा? उल्टा कर देगा। इसीलिए इसको नाम क्या दिया हमने? अपोजिट। शायद आपको याद आ जाए, देखो इसका सिंबल ऐसा होता है, साइंस में आप सिंबल भी पढ़ते हो। और की बात करें तो ऐसा कर्व वाला डी, ये और गेट का है, और नॉट गेट का मतलब पूरा डी। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। तो यहां हम देखेंगे, देखो ये तो 2 इनपुट हैं, ये एक्स
ये y और यहाँ हमें क्या मिल रहा है z। यहाँ भी ये x, ये y और ये क्या मिलेगा z। और यहाँ पर देखेंगे तो ये x, तो यहाँ x बार z बराबर। आई या नहीं आई बात समझ में? अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो परिणाम इन्हीं पर निर्भर करता है, इस टेबल पर कैसे आएगा तो वो भी देखो, फिर लिख लेना एक साथ। इक्वल टू एंड, इक्वल टू एंड। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 20 और 20 इज लेस देन 30, या इक्वल टू कुछ भी लगा दो। अब परिणाम तुम बताओगे। और सीईटी में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, फॉल्स आएगा ना, ध्यान रहे फॉल्स ही आता है, ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। 0 और 1 तो हमने सिर्फ इसलिए कि ये गुणा जोड़ समझ में आ जाए, ठीक है। परिणाम या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखो कैसे आया, जिनके भी समझ नहीं आया ध्यान से देख, खुद बताओ ये कंडीशन सही है या गलत है? गलत है, तो गलत को मैंने लिख दिया गलत, मतलब फॉल्स, ठीक है। ये भी कंडीशन बताओ सही है या गलत है? सही है, तो इसको मैंने लिख दिया ट्रू। यानी ये तो हुआ मेरा 0 और ये हुआ मेरा 1। अब आइए एंड गेट वाली टेबल में, ये रही, और एंड गेट की टेबल में मिलान करो 0 और 1 पर हमें क्या मिल रहा है 0। ये रहा देखो 0, ये रहा 0 और 1 मिल गया। एक तो है 0 और दूसरा है 1, तो परिणाम क्या मिल रहा है हमें 0। 0 का मतलब फॉल्स, तो यहां भी हमें परिणाम क्या मिलेगा फॉल्स। सही है ना, मतलब कि 0। ध्यान रहे रिजल्ट फॉल्स में मिलेगा, 0 1 नहीं मिलेगा। 0 1 हम सिर्फ इनको समझने के लिए ले रहे हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है। दूसरा ऐसे ही सेम कंडीशन, और इनके लिए मैंने फंक्शन ले लिया कौन सा, और यही कंडीशन ले लेते हैं 10 20 20 और 30। अब परिणाम, क्योंकि उस केस में आंसर है 1, सेम केस परिणाम क्या है 1, 1 का मतलब ट्रू, तो आंसर क्या हो गया ट्रू। सही है क्या? बात करें नॉट गेट की, किसकी? नॉट गेट की। तो नॉट गेट में 2 कंडीशन आएंगी या एक? एक, चलो मैं एक ले लेता हूं, 10 ग्रेटर देन 20। परिणाम बताओ क्या, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि कंडीशन क्या है फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स है तो परिणाम क्या मिलेगा ट्रू। यही तो किया है हमने, गलत है तो सही और सही है तो गलत। सही है ना? यदि यही कंडीशन ऐसे होती, नॉट, दूसरी वाली कंडीशन 20 लेस देन इक्वल टू 30, तो अब क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि कंडीशन क्या है ट्रू। भाई कंडीशन ट्रू है इसलिए रिजल्ट फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है इसलिए रिजल्ट ट्रू। तो एक बार तो उतारो, ऊपर से छोटा कर देता हूं मैं। बस ऊपर तो वो है इफ। सीईटी 10+2 में भी यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हर कंडीशन में फॉल्स परिणाम देता है, सिर्फ दोनों इनपुट के सही होने पर ही ट्रू परिणाम देता है। इस टाइप से थ्योरेटिकल। एंड अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल की मेंस एग्जाम हुई थी, पता है सबको? 6 तारीख को दी थी क्या आप में से किसी ने?
तो किसी नॉन ने दी हो तो उनसे पूछना। कंप्यूटर में क्या है कि नंबर नहीं जोड़ रहे थे, सिर्फ ये था क्वालिफाई करना है। ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उनके, और उसमें यह था कि आपके इसमें मेरिट में नंबर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, हाँ, मिनिमम 13 नंबर, 25 में से शायद 13, ये मिनिमम था। अब बच्चों ने क्या है कि जब चीज क्वालिफाई आ जाए, नंबर नहीं जोड़े, तो उसको हल्के में ले लेते हैं। अच्छे अच्छे टॉपर उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी उन्होंने अपना पूरा ध्यान मैथ रीजनिंग सब उन पर, तो उन्होंने अच्छी महारत हासिल कर ली कि फुल टू फुल मार्क। लेकिन अब सिर्फ क्वालिफाई न करने के कारण वो पूरी मेहनत पर क्या फिर गया, पानी। यानी 25 में से वो 13 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए। फिर साथ ही उनके एक चोट और हुई कि उसी दिन उनको टाइपिंग भी देनी थी। अब समस्या ये कि वो रिटन की तैयारी करें या टाइपिंग की तैयारी करें, और टाइम मिला था मेंस के प्री के रिजल्ट के बाद सिर्फ 1 महीना। अब 1 महीने में या तो आप मेंस की तैयारी कर लो या आप टाइपिंग सीख लो, क्या कर सकते हो, है ना। तो जो टॉपर थे वो रह गए, पढ़ने वाले तो नीचे, वो निकल गए होंगे जिनको ऑलरेडी टाइपिंग आती होगी, वो भी। और जो भी बच्चे जिन्होंने सब एग्जाम, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो फॉर्म आया सबका देते हैं, वो तैयारी वो ऐसे कर रहे हैं कि सबकी देंगे एग्जाम, पता नहीं किस में किस्मत चमक जाए। तो एसएससी में ऐसे कुछ बच्चों की किस्मत अच्छी चमकी है कि सर रिटन में स्कोर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कंप्यूटर में भी क्वालिफाई कर गए और हमने टाइपिंग भी क्वालिफाई कर ली। तो अब इतना तो श्योर है कि वो मेरिट में जगह बना लेंगे, क्योंकि मेरिट ऊपर लेके जाते वो फेल हो गए, मेरिट टॉपर लेके जाते, उन्होंने टाइपिंग की नहीं, इस चक्कर में वो रह गए फेल। तो मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जानी उनकी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे अपनी तैयारी पहले से उतनी करके चलें कि ऐसी मुसीबत में कभी ना फंसें। लास्ट टाइम तक बच्चे इंतज़ार करते हैं कि विज्ञप्ति आएगी फिर फॉर्म भरेंगे। कभी कभी क्या है कि ये बोर्ड है इनका, गवर्नमेंट का पता नहीं चलता, फॉर्म भरवाए और 1 महीने बाद एग्ज़ाम, ऐसा भी होता है। और शायद दिल्ली पुलिस के साथ ऐसा ही होगा, जिस दिन भी फॉर्म आएंगे, क्योंकि अब तो शायद लेट तक आएंगे, अगस्त सितंबर में है फॉर्म आने की संभावना, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में तुम लोगों की एग्ज़ाम करवा दें। लिख लिया सभी ने? चलो फिर आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करना इनकी, थोड़ा बहुत देख लिया करो मोबाइल पर, अच्छा लगेगा, समझ में और अच्छा आएगा।